हमारे साथ अब ताहिर बादशाह जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल से, उनसे बात करते हैं। ताहिर, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो यू नो नाउ एक वो जो टिपिकल, हालांकि मार्केट का बेस अभी भी इंटैक्ट है, अब ऐसा लग नहीं रहा है कि बेयर्स बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे मार्केट पे। वो व्हाट इज़ मिसिंग राइट नाउ इज़ दैट फायर इन द बेली, जो कि बुल्स में होनी चाहिए इंडेक्स को यहाँ से और ऊपर ले जाने के लिए। अब वो कहाँ से आएगी, क्या लग रहा है? आई थिंक आगे जाके मुझे लगता है कि जो इकोनॉमी से ग्रोथ की उम्मीद है, एंड पर्टिकुलरली आफ्टर दी जो हमने अच्छे मॉनसून की जो डिस्ट्रीब्यूशन देखी है, और उसके लगते हुए हमने जो अच्छी खरीफ की सोइंग की पैटर्न भी देखी हुई है, उसका मुझे लगता है कि जो ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट आएगा अगले कुछ महीनों में, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दी फेस्टिव सीजन, वो मुझे लगता है एक तरह का फ्लिप देगा इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली इम्प्रूविंग थिंग्स एट द ग्राउंड लेवल। और अगर आप बहुत सारी कंपनीज़ की जो क्वार्टरली रिजल्ट के समय पे जो कमेंट्री अगर आपने सुनी हो, तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज ने इंडिकेट किया है कि ये क्वार्टर दे हैव सीन बेटर ट्रेंड्स कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। तो एक लेवल पे, और ये जो रिजल्ट थे वो तो वैसे भी मॉनसून सीजन के पहले के रिजल्ट्स नतीजे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अंडरलाइंग ट्रेंड है इम्प्रूवमेंट की इन टर्म्स ऑफ बिजनेस कंडीशंस, वो ऑलरेडी जारी है, और शायद वो आगे जाके और भी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी जैसे जैसे हम रूरल इनकम और मॉनसून की जो इम्पैक्ट है उसको हम इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट जैसे हम देखते जाएंगे। तो मुझे लगता है दैट विल बी द मेन ट्रिगर जो धीरे धीरे ग्लोबल फ्लोज को भी इंडियन मार्केट्स की तरफ डाइवर्ट करती रहेगी, एंड इंडिया विल प्रॉब्ली रिमेन अ प्रेफर्ड मार्केट इन दैट सिनेरियो। एग्जैक्टली मैं एक और स्पेस करना चाहूँगा, और वो है PSU बैंक्स। SBI के शुक्रवार के नंबर्स, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, मोस्ट ऑफ द नंबर्स के बाद आपको ये ज़्यादा रिस्की लग रहे हैं इस वक्त, या फिर आपको लगता है कि नहीं अब ये प्राइसेस को जस्टिफाई कर रहे हैं, यहाँ से बहुत रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, द काइंड ऑफ क्यू नंबर्स, और या फिर आप कहेंगे कि नहीं, आई मीन SBI के नंबर्स को देखने के बाद जो फ्रेश स्लिपेजेस माउंट अप नहीं हुए हैं, यहाँ से अच्छे प्राइस टच की पॉसिबिलिटी है Q1 से Q तक के बीच में? तो एक लेवल पे जो PSU बैंक्स के लिए जो एनवायरनमेंट है वो क्लियरली थोड़ा मुझे लगता है कि अगले एक आध दो क्वार्टर के अंदर सुधरने लग जाएगा, और ऑलरेडी होते जा रहा है। इन टर्म्स ऑफ द NPA रिकग्निशन जो हुआ है, मुझे लगता है कि वो मोर और लेस एवरीथिंग इज़ ऑन द टेबल, लेकिन उनको प्रोवाइड करने के लिए और उनके लिए जो हाई लेवल ऑफ प्रोविजन की ज़रूरत पड़ेगी, वो थोड़ा बहुत अर्निंग्स को इम्पैक्ट करते रहेगा। लेकिन जो एनवायरनमेंट है वो क्लियरली एक तरह से पॉजिटिव होता जाएगा मेरे हिसाब से। फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, हर कोई PSU बैंक में आपको निवेश करना चाहिए, वो शायद दैट मे नॉट बी अ राइट कंक्लूजन आइदर। तो क्योंकि हमें न केवल ये देखना है कि जो NPA के प्रोविजंस है वो हो चुके हैं नहीं, लेकिन और भी ये चीज़ पे भी ध्यान रखनी है कि बैंक्स आर दे गियर्ड अप, दोज बैंक्स आर दे गियर्ड अप फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ ग्रोथ, एंड ऑल्सो जो नया किस्म की जो ग्रोथ है, वी बेसिकली वांट डिजिटलाइज बैंक्स, वी वांट बैंक्स हु आर कंज्यूमर फोकस्ड। अगर वो भी आपको इन कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नज़र आ रहा है तो दैट विल बी अ ड्यूअल कॉम्बिनेशन। तो उस तरीके से आपको अपना PSU बैंक्स के अंदर कुछ एक आध दो या दो तीन बैंक्स का चयन करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको निवेश करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस बीच हेमंत, ये जो NBFC स्पेस है उसमें जिस तरह का न्यूज़ फ्लो भी रहा है, उसके चलते हमने एक्शन ठीक ठाक देखा है। द लास्ट बीइंग जो ब्रोकिंग हाउसेस पर जो इम्पैक्ट देखने को मिला था FDI की खबर का। बट अगर हम इसे एक बड़े बास्केट के तौर पे लें NBFCs को, तो आपका व्यू और पिक कौन सी है इसमें हेमंत? देखिए मीर, मैं NBFCs को दो भाग में बांटना चाहूँगा, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और एक जो नॉर्मल हैं। देखिए इसमें भी अब एक चीज़ देखने को मिल रही है, देयर आर पीपल आर बुकिंग प्रॉफिट। मुझे नहीं लगता आपको सेम रन बड़ी आसानी से मिलेगा। LIC हाउसिंग एक ऐसा स्टॉक है जो अब थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है आफ्टर दी रन अप, बट इसने एक बड़ा रेंज का ब्रेकआउट दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर यू गेट दिस स्टॉक अराउंड 545 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 538, इसमें पोटेंशियल है टू गो अप टू 560। और एक और स्टॉक मैं बहुत ध्यान से देख रहा हूं, वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। इसने भी एक रेंज ब्रेकआउट दिया हुआ है, हालांकि अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। अगर ये 1250 के ऊपर सस्टेन करता है, दिस हैज द पोटेंशियल टू गो अप टू 1320।
बट एनबीएफसीज में जो अब मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा, एक है भारत फाइनेंस। मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक में काफी सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो उसको अब आप अवॉइड कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। तो आई विल प्रेफर LIC हाउसिंग एंड श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। इस बीच आप देखिए हीरो मोटर कॉर्प कहाँ से कहाँ आ गया। आई मीन लास्ट टाइम जब बात की थी तो 80 रुपये ऊपर था, अब हीरो मोटर कॉर्प देखिए आप ऑलमोस्ट 3.25% ऊपर, 118 रुपये ऊपर। दूसरा स्टॉक का जिक्र किया था मैंने, टाटा कम्युनिकेशन, अब ये 2.5% ऊपर आ चुका है। देखिए बाजार उसी चीज़ पर फोकस कर रहा है जहाँ स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ बाय कर रहा है टाटा कम्युनिकेशन। लेकिन इस बीच दो बड़े और स्टॉक्स आए हैं। लेट्स टेक SRF भी डे हाई पर 2.25% ऊपर। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा विद डिस्क्लोजर कि ये एसएल समूह की कंपनी है, बट डिश जब भी 90 के ऊपर 91, 92 के ऊपर चलना शुरू करता है तो दो घर होते हैं जहाँ पर ये जाकर अपने आप को ठहराता है। एक 95 बार किया तो 100 भी पॉसिबल होता है। हेमंत, बहुत संक्षेप में इन दोनों स्टॉक्स पे SRF डिश पर आपकी राय है? देखिए, जहाँ तक दोनों ही स्टॉक रह गए मेरे हिसाब से काफ़ी ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स हैं। डिश के बारे में बताना चाहूँगा दर्शकों को कि बैन में है अभी, तो थोड़ा सा ध्यान से डील करें। बट डिश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि 90 का जो पुट है वो होल्ड कर रहा है राइटर्स पोजीशंस, तो 89 के नीचे जाने का बहुत कम चांसेस लगते हैं मेरे को। और हायर साइड पे मुझे लगता है 94 से 95 के बीच में आपको काफ़ी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि 95 में कॉल राइटर्स बहुत एग्रेसिवली प्लेस्ड हैं। तो जो बैन में है इसलिए मैंने कैश में, लेकिन आप बाय कर सकते हैं डेफिनेटली। तो टारगेट इमीडिएटली 94-95 का लग रहा है। SRF में मुझे कोई दोहराई नहीं, द स्टॉक हैज ब्रोकन ऑल रेंजेस, तो मुझे लगता है कि इट्स इन अ न्यू रेंज ऑल टुगेदर। और मुझे बड़ा टारगेट लगता है स्टॉक का टुवर्ड्स 1650, तो SRF विल रिमेन अ बाय ऑन डिप्स। ताहिर, जो बड़ी थीम मार्केट के लिए एक दो जो है, जिसमें एक तो ऑब्वियसली जो 7th पे कमीशन है और उसका पे आउट जैसे आना शुरू होगा, ऑल्सो वी आर गेटिंग इनटू द फेस्टिव सीजन, तो उसका जो एडिशनल स्पेंडिंग वगैरह, इन सब के साथ अगर हम कंजम्पशन स्पेस को जोड़कर देखें तो ये थीम अभी भी आपको स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बायबल लग रहा है? जी बिल्कुल। हालांकि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे इनका जो इम्पैक्ट है उसके कारण वैल्यूएशंस थोड़े आउट ऑफ रेंज हो गए शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन कोई एक करेक्शन अपॉर्चुनिटी मिले या कुछ साइडवेज मूवमेंट मिले इन सब स्टॉक्स में तो क्लियरली दीज आर स्टिल इन्वेस्टेबल आइडियाज़। क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले अगर आप 10 साल का मैप देखें तो ये पहली बार होगा कि हम न केवल रूरल इकोनॉमी से हम इम्प्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन अर्बन सेक्टर इज़ ऑल्सो रीजनेबली स्ट्रॉन्ग। तो एक पहली बार ऐसा सिचुएशन अराइज होगा जब कि बोथ रूरल एंड दी अर्बन मार्केट्स विल ड्राइव ग्रोथ साइमल्टेनियसली। पिछले 10 साल में हमें ऑलवेज एक ऑल्टरनेटिव पोजीशन मिली है जहाँ पे रूरल वीक होता है तो अर्बन स्ट्रॉन्ग रहा है, और अर्बन जब वीक रहा है तो रूरल स्ट्रॉन्ग रहा है। लेकिन इस बार वो शायद हमें अगले 2-3 साल में वी विल सी अ डिफरेंट सिनेरियो। तो ये अगर पैन आउट होता है तो मुझे लगता है कि द ग्रोथ मोमेंटम विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसके चलते हुए जो नंबर्स में सरप्राइज आ सकते हैं। मैनी ऑफ दिस सेक्टर्स जो है जो रूरल को ओरिएंटेड है या कंजम्पशन को ओरिएंटेड है, उनके अपरेंट ऑप्टिकल वैल्यूएशंस ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन एक तरीके से वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ की भी कमी रही है। तो अगर वॉल्यूम ग्रोथ पूरी तरह से मैनिफेस्ट होता है तो मुझे लगता है कि अर्निंग्स में सरप्राइजेज आने की काफ़ी शक्यता है, पर्टिकुलरली गिवन दैट रॉ मटेरियल प्राइसेस जो है वो अभी भी रीजनेबली बिनाइन है। तो इस को लेते हुए मुझे लगता है कि वैल्यूएशन जो अपरेंटली हाई लग रहे हैं वो इतने सारे हाई ना नजर आए, और फाइनली वी विल मेक रिटर्न्स इन दीज कंपनीज। ताहिर, एक और स्पेस जिस पर लोगों ने काफ़ी भरोसा जताया था पिछले कुछ समय में, और वो था IT बास्केट। Q4 तक तो ठीक था, लेकिन Q3 में आके Q1 में आके जिस प्रकार के टॉप लाइन रहे वो बहुत, उससे बाजार अगर आप देखें खुश भी नहीं था। इन्फोसिस ने अपनी गाइडेंस को रिवाइज किया, डाउन साइड है। और इनफैक्ट ब्रेग्जिट से पहले जो वॉइसेस आ रहे थे कि भाई ब्रेग्जिट अगर हुआ तो उसका जो इम्पैक्ट है आपको वो 6 महीने बाद दिखाई देगा। यहाँ तो महीना भर हुआ है अभी, और RBS का शॉक लग गया इन्फोसिस को। इन्फोसिस अपने 52 वीक लो पे आ चुका है। आपको क्या लगता है ताहिर, अभी IT में डाउन साइड यहाँ से सिवियर पॉसिबल है?
सीवियर डाउनसाइड की तो पॉसिबिलिटी नहीं लगती है क्योंकि वैल्यूएशंस आर नॉट सिग्निफिकेंटली आउट ऑफ रेंज। हालांकि इसमें ग्रोथ की अपग्रेड जाने की शक्यता थोड़ी कम है, लेकिन अगर आप 10 से 15% के बीच में भी अर्निंग्स ग्रोथ की असम्पशन लेके चले इन सब कंपनीज की, तो वैल्यूएशंस आर नॉट एट अ लेवल जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। हालांकि टाइम करेक्शन क्लियरली पॉसिबल है और वो हो रहा है, और उसके लगते हुए हमने सेक्टर में बहुत सारी चीज़ों में अंडर परफॉर्मेंस देखा है, और पीक से हमने लगभग 25 से 30% करेक्शन भी देखे बहुत सारी कंपनी में, पर्टिकुलरली इन द मिड कैप IT नेम्स। तो एक तरीके से इट इज़ द स्लो डाउन इज बेक्ड इनटू द नंबर्स। मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारा डाउन साइड है, हालांकि इट मे नॉट रिमेन अ प्रेफर्ड सेक्टर इन द मोर नियर फ्यूचर। बिल्कुल। हेमंत, रिलायंस कैपिटल पर आपका व्यू क्या है कल के मूव के बाद? देखिए, इस स्टॉक पे मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ। मेरे हिसाब से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो 440 और 450 पुट राइटर्स दे आर नाउ गेटिंग एग्रेसिव। दूसरा, कल अगर आप देखें स्टॉक के अंदर डिलीवरी मार्किंग अच्छा हुआ है, द वॉल्यूम्स इंक्रीज्ड एंड स्टॉक मैनेज टू क्लोज अबव 455। मेरे हिसाब से अब स्टॉक जब तक 448 450 का घर होल्ड करता है, इट विल शुड ट्रेड विद अ पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री, और मेरा इमीडिएट टारगेट 470 474 के आसपास बनता है। तो आई एम पॉजिटिव ऑन रिलायंस कैपिटल। इस बीच आप सन फार्मा को देखिए, 3 रुपये नीचे, 4 रुपये नीचे, और एक बार आप सन फार्मा की तरह प्लीज़ 6 मंथ चार्ज दिखाएंगे, 6 मंथ और ईयरली चार्ज। हेमंत, मैं इनफैक्ट एक और चीज़ देखा था, सन फार्मा में हो क्या रहा है। मोस्ट एक्टिव पुट्स में सन फार्मा, खैर इस पुट को छोड़ता हूँ फैक्टर को, लेकिन हेमंत क्योंकि इसने 800 ब्रीच किया, 880 को भी ब्रीच कर चुका है, 750 740 तक की रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? नहीं, देखिए, ओवरऑल दिस हैज बीन अ वीक परफॉर्मर। मतलब मुझे फार्मा में लार्ज कैप में भी अगर आप देखें तो एक्सेप्ट फॉर सिप्ला विच रियली सरप्राइज्ड, मतलब डीवीज लैब और सिप्ला यही तो हैं जो सरप्राइजेज हैं, बाकी फार्मा पैक हैज बीन क्वाइट वीक। तो सन फार्मा इज इन अ रेंज, वो जब तक 810 क्रॉस नहीं करता है, सस्टेन नहीं करता है, चांसेस आर वेरी हाई टू रीटेस्ट 765। 750 शायद ना जाए, बट 765 और 760 तो दोबारा टेस्ट कर ही सकता है। तो मेरे हिसाब से इट इज स्टिल अ सेल ऑन रैलीज। ये स्टॉक को आप ऊपर के लेवल पे आप बेच सकते हैं। 810 का स्टॉप लॉस रखिए एंड यू विल सी इट कमिंग डाउन टू 767 765। ताहिर, NBFCs पे आपका आउटलुक, एंड विद इन द NBFCs माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, क्या CY16 डेफिनेटली सबसे स्टेबल, सबसे पॉजिटिव अगर किसी स्पेस के लिए रहा तो वो यही है। मैं शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग गेंस को और ट्रेडिंग लॉसेस को छोड़ दूं अगर, तो आपका यहाँ पे कंफर्ट इन प्राइसेस में कितना है? आप अभी भी अपने फंड्स में इनको होल्डिंग दे रहे हैं? बड़ी पोजिशन है आपके पास ये? हमारे पास हमारे मिड कैप फंड में एक ही एक्सपोजर है, वो है भारत फाइनेंस। तो वो पब्लिक डोमेन में है, और हमने बहुत समय से वो हमारी एक पोजीशन रही है। हालांकि स्टॉक हैज़ डन वेरी वेल, और थोड़ा बहुत हमने ऊपर के लेवल से करेक्शन भी देखा है, लेकिन ग्रोथ नंबर जो है वो अभी भी बहुत एक्साइटिंग है मेरे हिसाब से। ये जो अगेन यहाँ पे भी जो रूरल इकोनॉमी का इम्प्रूवमेंट का जो इम्पैक्ट है, वो मुझे लगता है कि मार्केट इग्नोर कर रही है, और market is being lot ahead or trying to be far ahead in terms of trying to believe that ये यहाँ से पीक हो गया है, या बहुत ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड है, या लो क्वालिटी लोन्स की तरफ जा रहा है। वैसी वाली सिचुएशन इंडस्ट्री वाइड तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कुछ पॉकेट्स में हो सकती है। हमने ऐसी कंपनी के साथ मतलब इन्वेस्ट किया है जहां मुझे लगता है कि वो डाइवर्सिफाई कर चुके हैं, दे हैव गॉन थ्रू द प्रॉब्लम, और उन्होंने मतलब ठीक तरीके से अपने जो लोन प्रोफाइल है उसको मैनेज किया हुआ है ज्योग्राफिकली एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द कस्टमर बेस। तो ब्लो आउट की पॉसिबिलिटी हमें तो कम लग रही है, लेकिन मार्केट की वो शायद थोड़ी बहुत आकांक्षा है। तो मुझे लगता है कि आई थिंक दैट इज द थिंग व्हिच इज कॉजिंग द पेन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हेमंत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच आप TCS को देखिए, फर्स्ट टिक से गिरना शुरू हुआ और अब ऑलमोस्ट डे लो की ट्रैजेक्टरी में 2653 ऑलमोस्ट डे लो पे कारोबार कर दिन के सबसे नीचे। IT बास्केट आप इस वक्त वाकई काफ़ी कमज़ोर है।